वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान गाइस। मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर रहे थे अपने जो दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है ना उसकी बात कर रहे थे, जिसमें हम कर रहे थे भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 7 यानी कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए गाइस, जितना हम कर चुके हैं उससे आगे की हम बात करेंगे। यहाँ पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पेज मेरा ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा चला था मूल अधिकार, राइट। तो मूल अधिकार हमने देखा था आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ रहे थे ना कि इसमें हम पढ़े थे अनुच्छेद 13 और क्या आर्टिकल नंबर 368 यानी जिससे हम संविधान संशोधन करते हैं उससे उसका संबंध बताना है। इन दोनों में संबंध क्या है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कहीं अगर आप लोग को घटना चक्र की वीडियोस देखनी है तो आप लोग ना चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको घटना चक्र की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप आर की के फॉर्म भर चुके हैं और अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है, आई मीन पढ़ना है उसके लिए, तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। 80% सिलेबस आपका घटना चक्र से कवर हो जाएगा आर के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग करते हैं फंडामेंटल राइट्स। जितना पढ़ चुके थे उससे आगे की बात करते हैं। तो हम देख रहे थे आर्टिकल 13 और 368 में संबंध, राइट। तो उसमें हम सबसे पहला एक हम देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या केसेस देखे हैं और उसके बाद क्या क्या रिजल्ट बताए हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमने देखा संघी प्रसाद, देखिए चलिए फिर से एक बार देखते हैं। वैसे लास्ट चैप्टर में हम बात कर चुके थे। तो इसमें हमें देखना है कि क्या आर्टिकल 368 के तहत जो हम संविधान संशोधन करते हैं तो वो क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है तो हम उसके क्या है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी बात हो रही थी। तो पहला केस आया था कि संघवी प्रसाद बनाम भारत संघ यानी कि 1951 में आया था। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें जो विधि शब्द है ना उसकी परिभाषा में शामिल नहीं है ये चीज़, ठीक है। देखिए फिर से देखते हैं। तो इसने कहा संघवी प्रसाद बनाम भारत संघ की बात करा 1951 की। तो इस मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आर्टिकल 368 के अधीन संसद द्वारा जो संशोधन है वो आर्टिकल 13(2) में प्रयुक्त जो विधि शब्द है ना उस विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। और यानी कि यहाँ पे इसने कहा कि आप इसका जो है ना न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते, एक बात। दूसरा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये हुआ था 1965 का, ये 1951 का है। तो इसमें भी सेम वही वाली बात हुई थी कि नहीं कर सकते न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए यहाँ पे था। तो चलिए वो और ऊपर है कहीं, ठीक है। ये देखिए ये लिखा है कि इसमें लिखा है इस अनुच्छेद की सर्वप्रथम विशेषता क्या है कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिल जाती है आर्टिकल 13 से, राइट, ठीक है। तो मतलब न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है आर्टिकल 13 से, और इसके तहत क्या होता है संविधान संशोधन होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब केस 2 देखते हैं। तो गाइस अगर देखिए किसी को ये शायद समझ में ना आया तो ये समझ में तब आ जाएगा। अब इसकी जो फर्स्ट पार्ट 1 की जो वीडियो है ना उसमें मैंने थोड़ा डिटेल से बताया तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात क्या कहता है कि अब हमारा एक केस आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इम्पॉर्टेंट, 1965, राइट, सॉरी 1967 में न्यायपालिका द्वारा जो अपना मत है ना उसको चेंज कर दिया गया। मतलब जो रिजल्ट उन्होंने यहाँ पे दिया था ना इस वाले में उसने क्या करा, उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें कहा कि आर्टिकल 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियाँ शामिल हैं, ठीक है। और आर्टिकल 300 देखिए विधि मतलब कानून, अनुच्छेद में कानून ही होते हैं। तो इसने कहा आर्टिकल 368 भी अपवाद नहीं है, यानी कि ये भी इसी में शामिल है। यानी कि 13 से आप क्या है, अगर आर्टिकल 368 के तहत कोई भी आप क्या करते हैं संविधान संशोधन, तो उसका आर्टिकल 13(2) के तहत न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ठीक है। मतलब आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का भी जो है इसके तहत न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ये किस केस में कहा गया, ये कहा गया यहाँ पे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो ये हो जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि आर्टिकल 13(4) देखिए क्या होता है गाइस, 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में, राइट, इसके द्वारा जोड़ा गया। मतलब हमने ये चीज़ ऊपर भी पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी, ये देखिए 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हमने जोड़ा है, राइट। तो इसमें क्या बात लिखी है फिर से देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि आर्टिकल 13 की कोई बात आर्टिकल 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अच्छा, तो इसमें आर्टिकल 4 में लिखा है ये, ठीक है। ये हुआ था 1971, इंदिरा गांधी की सरकार थी इस वक्त, राइट। और पहला यहाँ लगा था राष्ट्रपति, क्या बोलते हो, नहीं सॉरी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपातकाल लगा था, राइट, 1971 में लगा था। तो इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, ये लिखा था। यानी कि गाइस ये था नहीं संविधान में,
बाद में इसको जोड़ा गया है, ठीक है, जैसा सरकार को समझ में आया उसने जोड़ दिया अपने मन से, मतलब अपने हिसाब से जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 13(4) 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया है। माना गया कि संसद द्वारा आर्टिकल 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि, ठीक है, आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं है। यानी इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा यार प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे तो कह दिया भैया ठीक है न्यायिक पुनर्वलोकन होगा, फिर इंदिरा गांधी आती है कहती है नहीं यार ये गड़बड़ हो गई है, यानी कि यहाँ पे इनने कुछ और बात कह दी, यहाँ पे इनने सीधा का सीधा संविधान संशोधन ही कर दिया, ठीक है। इन्होंने संविधान, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है न्यायिक पुनर्वलोकन होगा, तो इंदिरा गांधी आई, उन्होंने दिमाग चलाया, उन्होंने कहा भैया संविधान का मैं संशोधन ही कर दूँ और कह दो कि ये जो है ना ये विधि उन विधियों में शामिल नहीं जो आर्टिकल 13 में है, यानी कि अब इसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आता है। उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ जो ये 24वां संविधान संशोधन हुआ है ना उसको सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है आप जो कह रहे हैं ठीक है, मतलब उसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो विधियां हैं, पारित विधियां हैं, वो आर्टिकल 13(2) के विधि में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक और बात कही गई। उन्होंने कहा ठीक है आपने जो बात कही बिल्कुल हम समझ गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बात आई संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, ये किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो मन चाहे कर लो, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। ये बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, आपका जो मन है कर लो, लेकिन ये चीज़ नहीं बदलनी चाहिए, यानी आधारभूत ढांचा संविधान का नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। मतलब संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा मतलब सरकार की भी बात मान ली, यानी कि जो संविधान संशोधन हुआ उसको भी मान लिया और अपनी भी बात कह दी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी इंदिरा गांधी के टाइम की कहानी है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है, आर्टिकल 368 में खंड 4 खंड 5 जोड़ दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अब देखो लड़ाई चल रही है, लड़ाई क्या चल रही है, यहाँ इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट से कहा। सुप्रीम कोर्ट बोलता है ठीक है भैया आपका जो मन आप कर लो, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा ना बदले, ठीक है। अब इंदिरा गांधी फिर से आई, कह रही हम हार कैसे सकते हैं। इंदिरा गांधी आई, उनने एक और संविधान संशोधन कर दिया, फिर उन्होंने उसमें खंड 4 और 5 जोड़ दिया और इन्होंने कहा भैया कि ये जो संशोधन होंगे उसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, मतलब भैया न्यायालय दूर रहे, इससे दूर रहे, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर यहाँ हुआ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। अब फिर न्यायालय आ गया बीच में, ठीक है। तो न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब आप समझ गए होंगे यहाँ लड़ाई चल रही मतलब सरकार और क्या है न्यायालय में। इंदिरा गांधी कहती है भैया न्यायालय दूर रहो। सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है हम दूर हैं लेकिन आधारभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए। फिर इंदिरा गांधी एक और संविधान संशोधन ले आती है, मतलब सरकार एक और संविधान संशोधन ले आती है और कहती है न्यायालय दूर रहो। फिर न्यायालय कहता है भैया चुप रहिए, अब क्या है पुनरावलोकन हम तो करेंगे, क्योंकि जो है ये संविधान का आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, हमारा अधिकार है। तो न्यायालय ने कहा भैया हम तो करेंगे। तो यहाँ पे एक नोट लिखा है, उसमें लिखा है संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत से तात्पर्य बताओ क्या है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि यानी कि कानून को असंवैधानिक कह सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। यानी संविधान का जो ढांचा है ना उसको बदलने की कोशिश नहीं करिए, नहीं तो हम न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। न्यायपालिका ने ऐसा कहा, यह है संविधान का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो यहाँ पे अब इसमें लिखा है कि न्यायिक पुनरावलोकन आखिर होता क्या है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, यानी संसद के पास अपनी शक्ति है, न्यायपालिका के पास अपनी, कार्यपालिका के साथ के पास अपनी अपनी, इन सबके पास अपनी अपनी शक्ति, कोई किसी की शक्ति में इंटरफेरेंस ना करे।
सपोज संसद का काम है कानून बनाना, तो भैया न्यायपालिका आके उसके कानून बनाने की शक्ति में इंटरफेरेंस ना करे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे यही बोला है, न्यायिक पुनर्वलोकन में क्या है ना, न्यायपालिका कूद पड़ती है और जो संसद कानून बनाती है ना उसमें थोड़ा इंटरफेरेंस कर रही है। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन का संबंध जो है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के 3 अंग होते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो। इसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। ठीक है, देखिए इसमें का 3 अंग कौन कौन से हो गए, वही न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद, यानी कि जो आपकी विधायिका होती है, राइट। तीनों के पास अपनी अपनी शक्ति है, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास लिखित संविधान है, अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा नियंत्रण है इन पे। इनमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है, यानी कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है कोई ऐसा कानून जो न्यायपालिका ने बना दिया है, जो विधायिका ने बना दिया, संसद ने सपोज कोई कानून बना दिया मान लेते हैं, और वो क्या है संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, यानी कि घोषित करके उसको रोक देगा। ठीक है, कहेगा भैया ये कानून बेकार है, तुमने बेकार बनाया, संविधान असंवैधानिक है, ठीक है, हटाओ इसे। ठीक है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायालय का ये कार्य करती है। मतलब हालांकि ये अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है, मतलब ये चीज़ आपको अमेरिकी संविधान में मिल जाएगा। आर्टिकल 13 में जो अभी हम कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है ना, 13 और 326 की जो बात करी, तो आर्टिकल 13 कहता है न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। आर्टिकल 32 के तहत तो आप सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हैं। अगर मान लीजिए ये फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर कोई कानून ऐसा बन जाए जो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो आप न्यायालय जाइए, न्यायालय मना करवा सकता है। फिर अगर मान लेते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने वाला कोई कानून जो है किसी राज्य में बन जाता है, तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। बस, यानी कि यहाँ पे भी आप कानून के विरुद्ध जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं कानून के विरुद्ध, कोई नया कानून बने तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस कानून के विरुद्ध, संसद के विरुद्ध आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आर्टिकल 13 से भी जा सकते हैं। ठीक है, चलो, मतलब यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 और 226 जो है आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और ये किसी से भी रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है विधियों, विधि मतलब होता है कानून, विधियों के अर्थ और परिधि की स्पष्टता करने हेतु दिए गए सिद्धांत। ओके, यहाँ पे लिखा है आच्छादन का सिद्धांत। क्या होता है भैया ये सब, तो आच्छादन का सिद्धांत इसमें क्या होता है कि इसका संबंध क्या है, आर्टिकल 13(1) में कही गई संविधान पूर्व विधियों से है। आर्टिकल हमें संविधान मिल गया था 1950 में, उससे पहले भी तो कोई ना कोई कानून बना होगा, उसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पूर्व विधियां, विधि मतलब होता है कानून, राइट, जो संविधान बनने से पहले जो कानून है वो मूल अधिकार से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने से ढक जाती है। अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता ये ग्रहण हट जाता है। साथ ही मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के प्रावधान के कारण अप्रभावी हो, तो आच्छादन हट जाएगा। मतलब कोई संविधान बनने से पहले देखिए, एक जगह आपका फंडामेंटल राइट्स है, देखिए हमारा चैप्टर ही इस पे फंडामेंटल राइट्स पे, तो फंडामेंटल राइट्स है और संविधान से पहले अगर कोई मान लेते हैं कोई विधि बनी है, कानून बना है, राइट, तो मान लेते हैं ये कानून है और यहाँ पे भी आपके कोई फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अगर ये दोनों असंगत हैं, ठीक है, तो इसे हम समाप्त नहीं करेंगे। हालांकि ये हो जाएगा कि इस कानून के ऊपर आपका फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा, यानी कि आप इसको तवज्जो ज़्यादा दे देंगे, इस कानून को थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ग्रहण लगा देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात कही है और कुछ नहीं कहा इसमें। ठीक है, मतलब आप पहले के कानून और आज के मूल अधिकारों में किसको ऊपर रख देंगे, आप अपने मूल अधिकारों को ऊपर रख देंगे। अब एक यहाँ पे लिखा है पृथक करणीयता का सिद्धांत यदि किसी अधिनियम का कोई बात असंवैधानिक है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। आपने कोई अधिनियम बनाया, उसमें बहुत सारे भाग हैं और आपको लगता है ये वाला भाग जो है ना भैया आपके संविधान मतलब असंवैधानिक है, आपके संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है,
तो क्या होगा, इस वाले भाग को हटा दो भैया, ठीक है। तो इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। मतलब जो असंगत है, जो गलत है, जो उल्लंघन करता है, उसको आप हटा दीजिए, पूरे अधिनियम को हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे आर्टिकल 13(2) में उस मात्रा तक वाक्यांश में पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ गई होगी कि अगर कोई अधिनियम है उसमें जो भाग गड़बड़ है उसको हटा दो। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा अधित्याग का सिद्धांत, मतलब कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर और गरीब है, ठीक है। मतलब न्यायालय ऐसा मानता है कि लोग मैक्सिमम जो है निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है और गरीब है। तो कोई भी व्यक्ति, इसने कहा कोई भी व्यक्ति जो है मूल अधिकार, जो संविधान में मूल अधिकार है, उसका स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता। मतलब अपने मन से नहीं कर सकता है, स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान समझता है भैया आप उस लायक नहीं है कि आप ये कर सकें। नहीं, संविधानीय न्यायालय ऐसा समझता है, ठीक है। अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। बहुत लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता गाइस। आप लोग भी अगर पहली वाली बार पढ़े तो शायद आप लोग को भी नहीं पता होगा, जो पढ़ चुके हैं उसको पता चल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को भारत में नहीं पता। मैं तो कहती हूँ 90% यूपीएससी या कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करने वाले ही जानते होंगे, सब नहीं जानते। अच्छे एमएनसी में जो जॉब करते हैं ना, वो भी अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं जानते होंगे 100% गारंटी के साथ, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 की बात करते हैं, समता का अधिकार, ठीक है। गाइस हमने पढ़ा था ऊपर, शॉर्ट में पढ़ा था, अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हमारे अधिकार है 14 से लेकर 32 तक हमने सारी बातें करी। वैसे फंडामेंटल राइट्स किससे हैं, 12 से लेकर 35 तक हैं। 14 से 18 तक आपका आता है समता का अधिकार, ठीक है। इसकी ही बात करने जा रहे हैं, एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। 14 पता है, 16, 17, 18 इस तरह से। आर्टिकल 14, तो 14 से 18 में देखेंगे तो यहाँ लिखा है आर्टिकल 14 के तहत क्या होता है, राज्य। भारत के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य आप समझ गए, सरकार, आप मान लीजिए सरकार, ठीक है, या कोई जो सरकारी कंपनीज हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि जो सरकार है ना, मतलब राज्य है, वो भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि जो भारत का हिस्सा है, पूरा भारत का जो क्षेत्र है, उसमें किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। यानी सरकार आपको विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकती, ठीक है। इतना समझिए सिंपल भाषा में। अब देखिए यहाँ पे दो बात आ गई, यानी कि एक लिखा है विधि के समक्ष समता और एक लिखा है विधियों के समान संरक्षण। इन दोनों चीज़ों से सरकार आपको वंचित नहीं कर सकती। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से आया है, ठीक है, ब्रिटिश मूल से आया है। तो वैसे यहाँ पे देखिए विधि के समक्ष समता और क्या है आपका विधियों के समान संरक्षण, इसका मतलब पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ये कि कहाँ से आता है, तो ये विधि के समक्ष समता यानी कि ये आ जाता है ब्रिटिश मूल से, और जो दूसरा वाला है विधियों का समान संरक्षण, ये आता है अमेरिकी संविधान से, राइट। ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर भी जानना बहुत जरूरी, क्या होता है ये दोनों, क्योंकि दोनों लिखने में तो अलग अलग है। अब देखिए पहला इसने कहा ना कि सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। मतलब देखिए समझिए, विधि मतलब कानून के समक्ष यानी कि सामने सब समान है, मतलब कानून के सामने सब समान है, यानी कानून के सामने सभी एक समान है, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा इसने कहा कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, यानी इसने कहा कोई अगर कानून बनता है वो कानून जो है सभी के मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उसके साथ समान व्यवहार करता है वो कानून, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सामान्य हो, कानून से बढ़कर नहीं होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये वाला, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ये नकारात्मक संदर्भ में लिया जाता है सकारात्मक, तो भैया ये तो लिया जाता है नकारात्मक संदर्भ में। क्यों, देखिए इसमें अच्छा और पॉइंट्स भी हैं क्या गाइस इसमें, नहीं, तो इसमें का ये नकारात्मक संदर्भ में लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है इसे हम तब समझेंगे ना जब हम ये वाला भी पढ़ लेंगे, ठीक है, दूसरा वाला। चलो इसमें लिखा है विधियों का समान संरक्षण, ये अब समझिए। इसने लिखा है विधि यानी कि कानून के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, मतलब यार अगर समान परिस्थिति है ना तो हम सभी के साथ समान व्यवहार करें,
ये पॉजिटिव सी बात हो गई। चाहे वो आदमी हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर परिस्थिति समान है तो कैसे, यहाँ समझिएगा, अगर परिस्थिति समान है मतलब दो व्यक्ति हैं सपोज, ठीक है, एक 50 रुपये कमा रहा है, दूसरा भी 50 ही रुपये कमा रहा है, तो भैया इसके साथ सब कुछ समान होगा, कानून जो विधि होगी दोनों के साथ समान समान होगी। हाँ, अब उसके साथ समान विधि वाला हिसाब किताब नहीं लगा सकते, एक 50 रुपये कमा रहा है, एक 10 ही रुपये, इसके संग कोई वो नहीं होगा, ये एक साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। हाँ, 50-50 रुपये वाले का आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसने यही लिखा है समान परिस्थितियों में, तो समान परिस्थिति तभी होगी जब दोनों व्यक्ति 50 रुपये कमा रहे होंगे या 100 कमा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक व्यक्ति सिर्फ 10 रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति 50, भैया ये समान परिस्थिति नहीं है, इसको नहीं लेके चलना, ये समझेंगे बाद में। अब इसने लिखा है समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, मतलब अगर विधि समान, बिना भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं हुआ, अगर कानून समान है तो सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है कि समान के साथ समान व्यवहार, मतलब फिर वही वाली बात हो गई, आदमी के संग दो आदमी है, एक जैसा व्यवहार करिए, लेकिन आदमी और औरत के संग आप कहीं ना कहीं तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति 50 कमा रहा है, दूसरा 50 है, तभी वो समान हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। तो समान के साथ समान व्यवहार करिए, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया सकारात्मक संदर्भ में। सकारात्मक इसलिए कह दिया, इसने कहा भैया कि समान व्यक्ति मतलब समान है तो समान समान, मतलब अगर किसी की परिस्थितियां समान है तो आप समान व्यवहार करिए, ये सकारात्मक संदर्भ में आ गया, ठीक है। मतलब अगर समान परिस्थितियां नहीं है तो आप समान व्यवहार नहीं कर सकते, सकारात्मक। और ये नकारात्मक संदर्भ में था, ठीक है। अमीर गरीब कोई भी हो, सबके साथ एक जैसा, ठीक है। यहाँ हमने कह दिया भैया अमीर गरीब के साथ एक जैसा नहीं, अमीर अमीर के साथ एक जैसा करेंगे, गरीब गरीब के संग एक जैसा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो नोट देखिए, यहाँ पे लिखा है उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। मतलब आपको अवसर की समानता है सभी को, और न्याय की भी समानता है सभी को, अमीर गरीब, आदमी औरत, लड़का लड़की, मतलब कोई भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिटिश न्यायविद, क्या नाम है उनका, डाइसी, ने विधि के समक्ष समता के अधिकार का विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। इसने कहा जो ये ना विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये विधि का समान शासन का एक सिद्धांत होता है, यानी कि विधि का शासन विधि का शासन का सिद्धांत होता है। विधि का शासन मतलब कि जो देश है ना वो आपका कानून के द्वारा चल रहा हो, ठीक है। तो ये इसी का इसने कहा कि मूल तत्व है, राइट। अब इसने कहा मतलब ये जो है ना इसी का मूल तत्व है, ठीक है। अब इसने कहा शक्तियों पर युक्ति युक्त निर्बंध, परिसीमन तथा स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार विधि के शासन के प्रमुख लक्षण में शामिल है। यानी कि विधि के शासन में क्या चीज आ गई कि जो शक्तियां दी गई हैं सभी को, तो उस पर कुछ ना कुछ भैया लिमिटेशंस होनी चाहिए। एक बात, स्वतंत्रता, नागरिकता, नागरिक अधिकार, ये सारी चीज विधि के शासन में आती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने भी आर्टिकल 14 के तहत, आर्टिकल 14 ही तो पढ़ रहे हैं हम अभी, तो आर्टिकल 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है। यानी विधि का शासन मतलब कि भैया आपका जो देश है ना वो कानून के द्वारा चला जाएगा, यानी कि संविधान में जो कानून है उसके अकॉर्डिंग आपका देश चलेगा, तो विधि का शासन। यहाँ तक कि इसे संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, इस चीज को संशोधन के द्वारा आप समाप्त नहीं कर सकते, विधि के शासन वाली बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने लिखा प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक के शब्द में, अच्छा जॉन लॉक क्या कहते हैं, कहते हैं कि जहाँ कोई विधि नहीं, यानी कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं, ठीक है। इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि यानी कि कानून का अस्तित्व होना आवश्यक है। मतलब अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो कानून वहाँ होगा, तभी आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। सपोज ऐसा कोई देश जहाँ पे राजा का राज चलता हो, तो वहाँ भैया आदमी स्वतंत्र नहीं है, राजा जब चाहे मरवा सकता है किसी को भी। इसमें लिखा विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा करती है, मतलब कानून ही आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 14, एक तो हमने विधि के शासन, अब देखिए विधि के समक्ष शासन के अपवाद देखिए, मतलब कि इसने कहा कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का मतलब हो गया विधि कानून के सामने सभी समान है, इसका कुछ अपवाद भी है भैया, मतलब इससे अलग भी कोई बात कही जा सकती है। जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इस चीज से थोड़ा सा स्वतंत्र हो गए, ठीक है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार हो गया, आप ये कह सकते हैं। दूसरा, इसी का राष्ट्रपति राज्यपाल के पदरत
या दायित्व के खिलाफ या संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है, आर्टिकल 361 कहता है। यानी इसने कहा कि भैया अगर आप राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं तो आपके खिलाफ ना किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी जब तक आप राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं। हाँ, आप निकल हट जाओगे उस पद से तो हो सकती है, ठीक है, मतलब जब तक आप उस पद पर हैं तब तक नहीं हो सकती, ठीक है। इसने कहा कि ये विदेशी जो राजनयिक यानी कि जो एम्बेसडर्स होते हैं विदेश के दूसरे देशों के जो भारत में होंगे, ठीक है, तो उनको शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ, उनकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालय की सिविल आपराधिक आधिकारिकता से क्या करता है, मुक्ति प्रदान करता है। मतलब ये लोग भी थोड़ा बचे हुए हैं इससे, ठीक है। चलो, इसमें लगा भारत, मतलब बाकी सबके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग थोड़ा सा बच गए, ठीक है। अब इसने कहा भारत में सांसद, जो सांसद होते हैं यानी कि, तो सांसद या विधायक, यानी कि यहाँ पे सांसद का मतलब हो गया MP, विधायक हो गए आपकी MLA जो राज्य में होते हैं, को भी अनेक विशेषाधिकार, इन लोगों को भी कुछ ना कुछ अधिकार हैं, विशेष अधिकार हैं, ठीक है। अच्छा, तो आर्टिकल इतना याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ये आर्टिकल पढ़ने की, ठीक है। इसलिए लगा संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता। मतलब ये हो गया कि भैया आप संसद में कुछ भी अनाप शनाप बोल सकते हैं, ठीक है। न्यायालय ये नहीं है कटघरे में खड़ा कर देगा कि आपने क्या बोल दिया, ठीक है। तो इनको ये विशेषाधिकार है। आर्टिकल 361 के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तभी आप देखते हैं मीडिया कुछ भी ऑल फॉल बोलती रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, राइट। तो ये आर्टिकल 14 में पढ़ा, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, हमने दोनों पढ़ लिया। चलो आर्टिकल 14 कहानी खत्म। आर्टिकल 15 पे आते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। यानी कि धर्म आपका कुछ भी हो, मूल वंश कुछ भी, जाति कोई भी, लिंग कोई भी, जन्म स्थान कहीं भी, तो इसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 चलिए, तो आर्टिकल 15(1), 15(2) और भी बहुत सारे 15 है, 15(3), 4, 5 क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 15(1), तो 15(1) देखो क्या लिखा है गाइस, इसमें लिखा है, तो इसमें लिखा है कि 15(1) में राज्य को आदेश दिया गया, राज्य मतलब सरकार को, कि केवल एक चीज और देखिए, केवल इन 5 चीजों के बाद हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। केवल इन पर कोई विभेद नहीं होगा, ठीक है। दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पे लागू नहीं है। देखिए राज्य में नहीं आता है, प्राइवेट कंपनी नहीं आती है, ठीक है। यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों पर सीमित करता है, यानी सिर्फ इनके साथ ही होगा, ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं। जैसे इसने कहा कि महिलाओं को अगर जो होता है ना मैटरनिटी लीव मिलती है, मातृत्व तो अवकाश दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ लिंग तक सीमित है किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण ये सुविधा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि यहाँ महिलाओं को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुरुष और महिलाओं में कुछ जैविक अंतर है, इस वजह से ये जो है ना विभेद हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होता। 15(2) में क्या कहा, तो अब देखिए यहाँ पे ना गाइस प्राइवेट कंपनियों को भी आदेश है, क्या, दुकान है, सार्वजनिक स्थान हो गए, होटल है, मनोरंजन स्थल हो गए, या फिर इसने कहा पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुएं हो गए, तालाब, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अब ये किस लिए है, इसका उद्देश्य ये है कि जो अस्पृश्यता यानी कि इनटचेबिलिटी है उसको समाप्त करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15(3) में देखते हैं। 15(3) गाइस कहता है कि अगर आप ना महिलाओं बच्चों के संग कुछ अगर विशेष प्रावधान करने हैं तो सरकार कर सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है ना कानून उस चीज़ को नहीं रोक सकता। महिलाओं बच्चों के लिए कुछ अगर आपको अलग से काम करना है तो कर सकते हैं। दूसरा इसने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय दिया कि महिलाओं को जैसे हमें क्या मिलता है ना, वो मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है, तो वो लिंग के आधार पर तो है, लिंग के आधार पर ना होकर, मतलब ये जो मैटरनिटी लीव है वो लिंग के आधार पर नहीं दी जा रही है कि वो महिला है इसलिए नहीं, वो इसलिए दी जा रही है कि कुछ शारीरिक स्थिति के आधार पर दी जा रही है, इस प्रकार है कि देना पड़ेगा, ठीक है। राज्य केवल महिलाओं के द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्था है ना
उसकी भी स्थापना कर सकता है। तो गाइस एक तरीके से देखा जाए तो विभेद ही है, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15(1) 15(2) का अपवाद है। ठीक है, मतलब जो ये आर्टिकल है 15(1) 2 का अपवाद है। अब गाइस 15(4) क्या कहता है? देखिए ये जो है ना, पहला संविधान संशोधन हुआ है 1951, उसके माध्यम से जोड़ा गया। एक बात, आधार क्या? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामला केस था, उसके निर्णय पे हमने ये काम किया। ठीक है, जोड़ दिया। चलो जोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मामले के बारे में इसने कोई डिटेल में नहीं लिखा है, इसको बस ये मामला याद रखिएगा, बस खत्म बात। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है, राज्य, कोई राज्य, सपोज हम बात करें उत्तर प्रदेश के मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें, तो उसमें विभिन्न जातियों समुदाय हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना। मतलब आप कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जाति समुदाय के लिए। एक बात। दूसरा यहाँ लिखा है, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं या जनजातियां हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15(1) और 15(2) का ये भी अपवाद हो गया। चलो आ जाते हैं 15(4)(5) पे। ठीक है, तो 15(5) इसमें लिखा है, जो 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ, उसमें आर्टिकल 15 में 15(5) जोड़ दिया गया। यानी कि ये वाला कब जुड़ा? या तब, या इस टाइम जुड़ा। ठीक है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, तो उसमें अगर आप नामांकन करवाते हैं ना, तो उसके लिए पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है वहां पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें किसी अपवाद, देखिए अब इसने कहा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, यानी कि जो माइनॉरिटीज ने के लिए शिक्षण संस्थान है या निजी शिक्षा संस्था, ये आ सकती है, बन सकती है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, अब इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया है। ठीक है, इस आर्टिकल को। तो यहाँ अपवाद देखिए क्या लिखा है, इसने कहा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, SC ST के लिए, पिछड़ी जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए के उत्थान के लिए क्या है, कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16, 14 15 पढ़ लिया, अब 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो लोक नियोजन, इसमें लिखा है क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मतलब ये समझ लिया, हम सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर, मतलब सरकार के अधीन कोई पद है, तो इसके नियोजन या उसकी नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, यानी कि कोई भी नागरिक भारत का जो होगा वो राज्य के अधीन कोई भी पद है उसकी नियोजन नियुक्ति में पार्ट ले सकता है। ठीक है, अब इसने कहा आर्टिकल नंबर, इसने कहा 16(2) में क्या कहा, कोई नागरिक केवल धर्म, केवल कैसे, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जब केवल कहा गया ना, तो इन्हीं चीजों पर जो है ना भेदभाव नहीं होगा। यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, क्रम, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा और उससे विभेद नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्वालिफाई करते हैं, अगर इससे जो है ना किसी भी व्यक्ति में जो है भेदभाव नहीं होगा इसके आधार पर। राइट, दूसरा इसने कहा, गौरतलब है कि यदि आर्टिकल 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ दो अन्य निवास स्थान और वंश क्रम को शामिल किया गया, मतलब आर्टिकल 15 में जब हमने देखा था ना, तो भेदभाव जो नहीं हो रहा था, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इतनी चीजें लिखी थी। आर्टिकल 16 में दो चीज और लिख दी है, वंश क्रम और निवास के स्थान पर भी, मतलब इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ बात लिखी है, इसमें लिखा है दोनों में लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 16(1) और 16(2) दोनों में आपने कहा है कि वो जो गारंटी दी गई है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि कोई भी जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। विस्तार जो है केवल राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा। ठीक है, संविदा और निजी क्षेत्र के संबंध में ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस ये कहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, कोई निजी क्षेत्र की बात करें, संविदा की बात करें, तो वहां पे लागू नहीं होगा। कोई कुछ मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है तो वहां पे वो चाहे जैसे कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे ये चीज लागू नहीं होगा कि विभेद नहीं कर सकते, करना है तो कर सकते हैं, शायद क्या कर ही सकते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखा है, अवसर की जो समता है वो योग्यता का निर्मूलन नहीं है। एक बात इसमें कहा कि मानसिक शारीरिक योग्यता आवश्यक। ठीक है, बस ये चीज होनी चाहिए। अब इसमें लिखा है कि आर्टिकल 16(3) में क्या कहा है, इसने कहा
विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य मतलब राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। यानी कि संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी में जो निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है, अगर संसद चाहे तो निवास संबंधी। ठीक है, आर्टिकल 16(2) का अपवाद है ये, आर्टिकल 16(2) का अपवाद है, आर्टिकल 16(3). राइट, आगे बढ़ते। अब आर्टिकल 16(4) को कहा है कि राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है। मतलब अगर कोई सपोज कि कोई वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व ठीक ठाक तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो संसद जो है नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है। ठीक है, इसमें लिखा शर्त है वर्ग पिछड़ा हुआ होना चाहिए, तो उनके लिए कर सकती है कि मतलब इतनी सीट्स इस वर्ग के लिए रख देते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो इसने कहा दूसरे से राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो, यानी कि अगर राज्य के अधीन कोई सपोज सिविल सर्विसेज की एग्जाम IAS है, ठीक है, उसमें 100 लोग हैं, 100 IAS हैं, और 100 में से हम देख रहे हैं भैया 2 भी जो है ना SC कैटेगरी के नहीं है, तो भैया इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मतलब पूरा करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इनकी सीट्स को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे भैया इतने में तो SC कैटेगरी के ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से कर सकती है, मतलब तब जब प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो, कम हो तब। ठीक है, अदरवाइज पर्याप्त है तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है खास। ठीक है, अब आर्टिकल 16(5) क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं है। मतलब आप किसी विशिष्ट धर्म के हैं तो आपको वरीयता दी जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि ये वाला कहता है कि अगर आपका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है किसी वर्ग का, ठीक है, तो उसके लिए कुछ काम किया जा सकता है। तो आर्टिकल 16(4) में अंतर्निहित शर्त है कि, तो आर्टिकल 16(4) में जो कहा गया है ना पिछड़ा वर्ग है क्या आखिर, तो गाइस इसके लिए क्या हुआ कि ये जानने के लिए क्या होता है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आता है। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहा है, कालेलकर। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो इनकी जो अनुशंसा है उसको राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, मतलब नहीं माना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है, 1979 की बात है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित होता है और VP मंडल की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखिएगा VP मंडल, तो इसे बोला मंडल आयोग। ठीक है, तो इसने कहा इस आयोग का काम क्या है, इसने कहा कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करो भैया, यानी कि 2 आधार। पिछड़ा वर्ग किस आधार पे होगा, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है, शैक्षणिक दृष्टि से अगर पिछड़ा हुआ है तो। ये इनकी रिपोर्ट आई थी 1980 में। ठीक है, आगे बढ़ते। अब इसने कहा जाति को पिछड़ेपन का आधार माना गया। ठीक है, किसी एक जाति को इनने कहा पिछड़ेपन का आधार मान लिया। ठीक है, और नौकरियों में क्या करा गया, उनको 27% का आरक्षण दे दिया गया, 27% सीटों का आरक्षण दे दिया गया उनको। अरे नौकरियों में 27% के आरक्षण की जो व्यवस्था है ना, 1990 में VP सिंह की जब सरकार आई थी उसके द्वारा लागू हुआ था। ठीक है, अब इस 1991 में क्या होता है ना, PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी इन्होंने कहा कि हम 10% का जो है ना आरक्षण दे देंगे, चाहे वो कोई भी जाति के हो, उच्च जाति के ही क्यों ना हो, अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो हम जो है ना 10% का आरक्षण उनको भी दे देंगे। ठीक है, ऐसा करने की कोशिश तो करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, नहीं माना। अब क्या है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस आता है 1992 में। तो इसमें जो है ना मंडल केस में जो आरक्षण है उसके मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ठीक है, मतलब जो मंडल आयोग बना उसके बाद जो बात हुई थी, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया, आरक्षण के मुद्दे पर क्या फैसला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है ना वो समानता की विरोधी नहीं है। एक बात, मतलब समानता के लिए हम आरक्षण दे दें तो समानता का जो अधिकार था भैया उसका विरोधी है नहीं। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है कि किसी एक जाति के लिए आरक्षण हम दे सकते हैं। अब इसने कहा, उसी में कहा था ना क्रीमी लेयर, यानी कि पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब इसने कहा हो अगर आप पिछड़ी जाति के तो आपको आरक्षण तब नहीं मिलेगा अगर यदि आप आर्थिक रूप से, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से संपन्न हैं,
तो उसको बोल देते हैं क्रीमी लेयर, तो इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की अधिकतम सीमा भी बता दी है, 50% से अधिक आरक्षण होना ही नहीं है। फिर है पदोन्नति में, मतलब कि जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसने लिखा बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बैकलॉग मतलब सपोज इस साल हमें आरक्षित सीट थी, वो 50 सीट थी तो 30 भर गई, 20 नहीं भरी, तो क्या हम इसे अगले साल के लिए शिफ्ट कर सकते हैं? तो इसने कहा कि बैकलॉग है ना, उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अगले साल के लिए नहीं होगा, अगले साल नई 50 सीट्स आएंगी। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है, यानी कि अगर आपने किसी को आरक्षण दिया है तो क्या न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकती है? तो यस, कर सकती है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं ये वीडियो कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि जो मेरा जो बेटा है उनकी थोड़ी सी अभी तबीयत ख़राब है। तो बस अभी के लिए जैसे ही सब कुछ ठीक होता है गाइस, मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो ले आऊँगी। अभी थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से कल भी मेरी वीडियो नहीं आ पाई, आज आ रही है, बट हाँ थोड़ी आप देख रहे होंगे थोड़ी दिक्कतों के संग आ रही है, आवाज़ उनकी भी आ रही होगी बीच में। चलिए कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। घटना चक्र की अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम पेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आप लोग मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हालांकि वो पर्सनल उस पर है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो भी है कीरत/चौहान, कीरत चौहान के नाम से है गाइस, अगर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे पदोन्नति में आरक्षण उसके साथ। तो थोड़ा सा मेरी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ गाइस कि प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं आ पा रही है उसके लिए, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी बस अब ये थोड़ा सा ठीक हो जाए वीर, तो उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो ले आऊँगी।